हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही हैप्पी होंगे, सब बड़े खुश होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का फर्स्ट लेक्चर है। ये हमने लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ये लेक्चर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए रहने वाले हैं। सीए फाइनल के अंदर आईडीटी का पेपर नंबर 5 होता है। 100 मार्क्स का पेपर आता है जिसमें 30 मार्क्स एमसीक्यूज के होते हैं। रिमेनिंग हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है वो 88 मार्क्स का आता है और आउट ऑफ 88 मार्क्स में से हमें 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव को करना होता है, अटेंड करना होता है। डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट में टोटल 6 क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है, 14 मार्क्स का आता है और वो जीएसटी का होता है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होता है जिसमें ऑलमोस्ट लगभग सभी चैप्टर जीएसटी के एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं और वो भी कंपलसरी के अंदर। रिमेनिंग हमें 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन नहीं करने का हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल रहने वाला है। 100 मार्क्स का जो पेपर है इसके अंदर हमारे पास में 2 रेवेन्यू लॉ हैं आईडीटी के। एक तो है हमारा कस्टम्स लॉ, जिसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी होती है गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करने पे, और एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है गुड्स को इंडिया से एक्सपोर्ट करने पे। कस्टम्स लॉ जो है, कस्टम्स का मतलब होता है ट्रेडिशन। तो बेसिकली जो कस्टम्स हैं ये एक ट्रेडिशन है। जब इंडिया में राजाओं महाराजाओं का समय था, किंगडम थी, एम्पायर थे, तो एक राज्य का ट्रेडर दूसरे राज्य के एम्पायर में और किंगडम में जाके जब अपने गुड्स को ट्रेड करना चाहता था तो उस राज्य के राजा को वो कुछ गिफ्ट ऑफर करता था और वो गिफ्ट पाके राजा परमिशन दे देता था, आप मेरे राज्य में ट्रेडिंग कर सकोगे। ठीक है, बाद में जाके राजा ने गिफ्ट का सिस्टम खत्म कर दिया, शुल्क लगाना चालू कर दिया, ड्यूटी लगाना चालू कर दिया, कर लगाना चालू कर दिया, और वो कर लेके परमिशन देता था दूसरे किंगडम के ट्रेडर्स को अपने किंगडम में माल बेचने के लिए। और जैसे ही हमारा ये सब सिस्टम खत्म हुआ तो उसका रूप ले लिया कस्टम्स ने। जब कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करके हमें सरकार परमिशन दे देती है, इंडिया में उस गुड्स का कंजम्पशन करने के लिए। और इसी तरीके से जब हम किसी गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट करके गुड्स गवर्नमेंट हमें परमिशन दे देती है उस गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बेसिकली कस्टम्स और कुछ नहीं, एक तरीके से परमिशन ड्यूटी है। ओके, इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट होने से नुकसान ये होता है कि वो पेमेंट फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है, और फायदा हमें ये होता है कि हमारी डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनों को इंपोर्ट कर पाते हैं। जो गुड्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं, जिनकी कंजम्पशन के लिए अवेलेबिलिटी शॉर्ट होती है, इंपोर्ट वो तरीका है जिससे हम अपनी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं। तो प्रॉस भी होते हैं इंपोर्ट के और उसके कॉन्स भी होते हैं। इसी तरीके से एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी का रियलाइजेशन होता है, ये उसका एक बेनिफिट है। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारे लिए भी कंजम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता और वो गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो प्रॉस कॉन्स दोनों के होते हैं। ओके, तो बेसिकली कस्टम्स और कुछ नहीं, एक परमिशन ड्यूटी है। सरकार परमिशन लेके गुड्स को इंपोर्ट करने की और एक्सपोर्ट करने की हमें परमिशन दे देती है। कस्टम्स लॉ में बेसिकली वैसे तो 161 सेक्शंस हैं, लेकिन खास बात ये है, ये बात जानने की है कि वो सभी सेक्शंस हमारे कोर्स में नहीं है, और या फिर ये कह दूं जो इजी सेक्शंस हैं सिर्फ वो ही हमारे कोर्स में हैं। लगभग 90 तक के ही सेक्शंस हमारे कोर्स में हैं। उसके बाद के जो कंबरसम प्रोसीजरल होते हैं वो हमारे करिकुलम का पार्ट अब नहीं है। ओके, हमारा दूसरा पार्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, टैक्स है, जिसमें हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर टोटल 174 सेक्शंस हैं और वो सभी 174 सेक्शंस हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे आईजीएसटी एक्ट, जिसमें सिर्फ 25 सेक्शंस हैं और उसमें से भी हमको हार्डली 10% सेक्शंस ही क्या करने हैं, पढ़ने होंगे। बाकी रिमेनिंग 90% सेक्शंस सेम हैं जो हमारी सीजीएसटी एक्ट में क्या करे हुए हैं, दिए हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं हमारी जीएसटी की। ये जीएसटी कहाँ से आया है? देखिए, पहले क्या था, चाचा का लड़का, ताऊ जी के लड़के, चाचा की लड़की सब अलग अलग घर में रहते थे।
एक्साइज एक अलग घर में रहती थी, ठीक है, सर्विस टैक्स एक अलग घर में रहती थी, और वैट सेल्स टैक्स एक अलग घर में रहता था। सबके घर अलग अलग थे, सबके अलग अलग घरों के किराए थे, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की। जीएसटी में क्या करा, उन सभी को समझा के, डिफरेंसेस को खत्म सॉर्ट आउट करके उन सभी को एक ही घर के अंदर लेकर आ गए। आज एक ही घर के अंदर हमें वैट भी मिलेगा, हमको सर्विस टैक्स भी मिलेगा, हमको एक ही घर के अंदर मिलेगा, और उस घर का नाम है जीएसटी। पहले अलग अलग घर थे, तो अलग घर था, एक मान लीजिए घर का नाम प्रतीक्षा था, एक का मान्यता था, एक का क्या मन्नत था, और एक का जलसा था। इन सभी को एक घर में लेकर आ गए और नए घर का नाम रखा कौन सा, जीएसटी। गुड्स एंड क्या है, सर्विसेज क्या है, टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अब जो सब एक घर में आ गए, कौन कौन आ गए, सेंट्रल एक्साइज सबस्यूम्ड हो चुका है, ओके, और अब उसकी जगह लगने लगा है जीएसटी। पहले सब घर अलग अलग थे, कोई अगर मिलने भी आता था रिश्तेदार तो तीनों से अलग अलग घर में मिलने जाता था। डिपार्टमेंट की भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ज्यादा थी, हमारे लिए भी तीनों लॉ की रिक्वायरमेंट, कंप्लायंसेस, रिटर्न्स क्या करना, फाइल करना, ओके, तीनों के आपस में बनती नहीं थी। ये क्रेडिट उधर यूटिलाइज नहीं करने देता था, उधर का क्रेडिट इधर यूटिलाइज नहीं करने देता था। सभी के डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करा, एक घर में लेकर आ गए, सबका किराया क्या हो गया, बच गया, ओके, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी क्या हो गई है, कम हो गई है। हम टैक्स पेयर अब एक ही घर में जीएसटी से मिलकर आते हैं, हमारा भी समय बच गया, हमारी भी कॉस्ट क्या हो गई है, बच गई है, हमारी भी कॉस्ट बच गई। सबस्यूम्ड हो गए हैं, सेंट्रल एक्साइज सबस्यूम्ड हो गया। स्टेट का जो सेल्स टैक्स था, जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स वैट बोलते थे, वो भी जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स है, वो भी जीएसटी में सबस्यूम्ड हुआ। सर्विस टैक्स है, वो भी जीएसटी के अंदर क्या हुआ, सबस्यूम्ड हुआ। तो मेजर तो ये सबस्यूम्ड हुए। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इनके ऊपर लगने वाला टैक्स भी जीएसटी में क्या हो गया, सबस्यूम्ड हो गया है। तो पहले लॉटरी, कैसीनोस पे, ठीक है, जो टैक्सेस लगते थे वो टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम्ड हो चुके हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स, सिनेमा हॉल, मूवी टिकट पे जो लगता था, अब वो भी सबस्यूम्ड हो गया, उस पे भी क्या आ गया, जीएसटी आ गया। आज कैसीनोस पे भी जीएसटी है, लॉटरी पर भी जीएसटी है, आपकी हॉर्स रेसिंग पे भी जीएसटी है, ऑनलाइन मनी गेमिंग पे भी जीएसटी है, सिनेमा थिएटर के मूवी टिकट पर भी क्या है, जीएसटी है। सर्विसेज पे भी अब सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी है, ओके। तो अब बेचने पर भी वैट की जगह क्या है, जीएसटी ही है। अर्लियर मैन्युफैक्चरर एक्साइज पे करता था, माल को बेचता था तो वैट पे करता था, इंटरस्टेट बेचता था तो सीएसटी क्या करता था, पे करता था, सर्विस टैक्स पे करता था, सबकी अलग अलग कंप्लायंसेस करता था, सबके अलग अलग प्रोविजन को ध्यान रखता था, ठीक है, और आपस में क्या होते थे, डिफरेंसेस भी होते थे। अब उन सभी को एक ही घर में लेकर आ गए, उन सभी का नाम कर दिया एक ही नाम। अब ना नाम एक्साइज रहा, ना सर्विस टैक्स रहा, ना वैट रहा, ना सीएसटी रहा, ना एंटरटेनमेंट टैक्स रहा, और उस घर का नाम रख दिया कौन सा, जीएसटी। जो इस घर में रहने को नहीं आए हैं, जो नहीं आए हैं, वो है हमारा स्टैंप ड्यूटी है। जब भी लैंड और बिल्डिंग के सेल की ट्रांजैक्शन होती है तो स्टेट उस पे स्टैंप ड्यूटी लगाती है, वो जीएसटी में सबस्यूम्ड नहीं हुआ है। वो इस घर में रहने को, साथ रहने को, इन सब लोगों से साथ रहने को सहमत नहीं हुआ। उसने कहा मैं अलग ही घर में क्या करूंगा, रहूंगा, मैं अलग घर में रहूंगा। तो स्टैंप ड्यूटी सबस्यूम्ड नहीं है। स्टेट एक्साइज एंड वैट ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो बियर होती है, बियर, हाँ बियर, रम है, वाइन है, ठीक है, सभी कैटेगरी की जो एल्कोहलिक लीकर्स हैं, तो मैन्युफैक्चरर हुआ, ट्रेडर हुआ, होलसेलर हुआ, रिटेलर हुआ, उसने भी कहा मैं भी इनके साथ में नहीं रहूंगा, मैं अलग घर में ही क्या करूंगा, रहूंगा। तो उन पे लगने वाला स्टेट एक्साइज और बेचने पे लगने वाला सेल्स टैक्स, वो भी जीएसटी में सबस्यूम्ड नहीं हुआ। मतलब उनके डिफरेंसेस को हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, ठीक है, वो अलग ही क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो अलग ही रहेंगे। सेंट्रल एक्साइज एंड वैट ऑन पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, तो 5 पेट्रो प्रोडक्ट, इसने भी अपनी मनमानी करी, ये भी तैयार नहीं हुआ इनके साथ में घर में एक साथ रहने के लिए। इसने कहा मैं अलग ही घर में रहूंगा। जैसे स्टैंप ड्यूटी अलग घर में रह रही है, जैसे अल्कोहलिक लीकर के ऊपर स्टेट एक्साइज और वैट अलग घर में रह रहा है, उसी तरीके से पेट्रोल, डीजल पे जो सेंट्रल एक्साइज है और बेचने पे जो वैट है, उसने कहा मैं अलग ही घर में क्या करूंगा, रहूंगा, मैं इस घर के अंदर एडजस्ट होने वालों में से नहीं हूं, मैं उसमें से एडजस्ट नहीं होऊंगा। और ना ही कस्टम ड्यूटी क्या हुई, एडजस्ट हुई। कस्टम ड्यूटी का एडजस्ट होना वैसे भी नहीं बन रहा था। ओके, ये हमारा यहां पर क्या हुआ, ओवरव्यू हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं, और हम शुरुआत करेंगे
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब जीएसटी से 75% अराउंड अब कोई स्पेसिफिक वेटेज नहीं है। अर्लियर स्पेसिफिक वेटेज था, अब स्पेसिफिक वेटेज नहीं है, लेकिन जो पेपर आए हैं उसमें भी यही वेटेज क्या रहा है, मेंटेन रहा है। तो हम कह सकेंगे कि आज भी जीएसटी का वेटेज अराउंड 75% ही रहने वाला है। शुरुआत करते हैं, चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन क्यों होता है चार्जिंग सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन नींव है, फाउंडेशन है। इस नींव पे, इस फाउंडेशन पे जीएसटी की इमारत और जीएसटी की बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। और जिस तरीके से एक बार जब इमारत और बिल्डिंग बन जाती है तो कोई भी उसकी नींव और फाउंडेशन को नहीं पूछता, सब इंटीरियर देखते हैं और एक्सटीरियर ही क्या करते हैं, देखते हैं। उसी तरीके से एक बार जब जीएसटी की हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी तो एग्जामिनर भी, ठीक है, नींव मतलब चार्जिंग सेक्शन को नहीं पूछने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले तो नींव ही भरी जाएगी तभी बिल्डिंग क्या होगी, खड़ी होगी। पहले फाउंडेशन ही खड़ा किया जाएगा तभी बिल्डिंग खड़ी होगी। तो इसलिए हमें चार्जिंग सेक्शन कवर करना है। वंस चार्जिंग सेक्शन हो गया तो हमसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर जो जीएसटी के इंटीरियर एक्सटीरियर होंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, डिमांड रिकवरी, रिफंड के, पेनल्टीज के, वो हमसे क्या करेगा, पूछेगा। तो आपको ये भी बता दिया। तो चार्जिंग क्या है, सेक्शन है ऑफ किसका, जीएसटी का। चार्जिंग सेक्शन क्यों होता है? चार्जिंग सेक्शन हमें कंडीशंस बताता है। जैसे एक्साइज लॉ अपनी कंडीशंस बताता था, अलग घर में रहता था, उसके अलग नखरे थे, उसकी अलग कंडीशंस थी, इसलिए वो अलग घर में रहता था। तो उसकी कुछ कंडीशंस थी कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग होगा, ठीक है ना, तो उसके ऊपर एक्साइज लगेगी, भले बाल ना बिके तो भी लगेगी। वैट के अलग नखरे थे, इसलिए वो अलग घर में क्या करता था, रहता था, वो कहता था माल बिकेगा तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। सर्विस टैक्स के अलग नखरे थे, वो कहता था सर्विस का क्या होगा, प्रोविजन होगा। तो सब अलग अलग घर में रहते थे और सबके अलग अलग चार्जिंग सेक्शन थे। अब उन सभी को एक ही घर में लेकर आ गए, तो आज गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, सभी का एक ही चार्जिंग सेक्शन है, एक ही बेसिक कंडीशंस होगी, उनके ऊपर सेक्शन हमें यहां पर बताएगा और वो बेसिक कंडीशंस कंप्लाई होने पे क्या लगेगा, जीएसटी लेवी होगा। यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। और सबसे पहले हम करने वाले हैं चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी का। जी हाँ, चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन बनता है ये चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, तो इसका जवाब है चार्जिंग सेक्शन हमें हमेशा कंडीशंस बताता है फॉर लेवी ऑफ किसके लिए, जीएसटी के लिए। हर टैक्स लॉ का एक चार्जिंग सेक्शन होता है और हर उस चार्जिंग सेक्शन के अंदर वो कंडीशंस दी हुई होती है जिसके होने पे वो टैक्स क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। जैसे एग्जांपल आते हैं, सेक्शन 12 ऑफ कस्टम्स एक्ट, वहां का वो चार्जिंग सेक्शन है। ओके, वो बोलता है जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, मींस गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया होंगे। ओके, दो कंडीशन बताई, एक तो क्या हो, गुड्स हो, और दूसरा इंडिया में इंपोर्टेशन हो, तो फिर कस्टम्स क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। या फिर गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया हो, तो गुड्स भी हो और उसका क्या हो, एक्सपोर्ट हो, तो फिर क्या होगा, कस्टम एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स क्या है, एक्ट है, वो वहां का चार्जिंग सेक्शन है और वो बताता है कि जो असेसी की टोटल इनकम होगी और उस असेसमेंट ईयर के लिए जो टैक्स रेट और टैक्स रेट्स होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या होगी, इनकम टैक्स निकाला जाएगा। सेक्शन 3 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 जो हमारा था, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो वो भी दो कंडीशन बताता था, गुड्स हो और फिर उसका प्रोडक्शन और क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, तो फिर क्या होगा, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। भले ही कैप्टिव कंजम्पशन भी कर जाओ, आप खुद ही उसको कंज्यूम कर लो, तो भी एक्साइज ड्यूटी आप पे लेवी हो जाएगी। सेक्शन 66 ऑफ फाइनेंस एक्ट 94 फॉर किसके लिए था, सर्विस टैक्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस हो और फिर सर्विस का प्रोविजन हो। तो उसी तरीके से अब हम यहां का भी क्या पढ़ेंगे, चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे और देखते हैं यहां क्या कंडीशंस दी हुई है जीएसटी को लेवी करने के लिए। तो सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 9 है। सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन क्या है, 5 है। अब ये दो अलग अलग चार्जिंग सेक्शन क्यों दिए हुए हैं, तो आइए देखिए। जब सीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा तो क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और साथ में आपके क्या लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा, बराबर बराबर लगेगा, ठीक है। जितना सीजीएसटी लगेगा उतना ही क्या लगेगा, आपके एसजीएसटी लगेगा। और जब आपके ऊपर आईजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा तो फिर आप पे आईजीएसटी लगेगा। हालांकि आईजीएसटी का अमाउंट सम टोटल ऑफ क्या होगा, सीजीएसटी होगा और सम टोटल ऑफ क्या होगा, एसजीएसटी होगा। तो इसलिए सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 9 है,
SGST एक्ट हमारे करिकुलम में नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का क्या होता है, हर स्टेट का SGST एक्ट होता है। तो हम हर स्टेट का SGST एक्ट नहीं पढ़ेंगे, एक ही एक्ट पढ़ेंगे जो कौन सा होगा, सेंट्रल GST होगा, और एक ही पढ़ेंगे कौन सा होगा, जो IGST होगा। ओके, यस। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्वेश्चन बनता है, अब ये CGST एक्ट कब एप्लीकेबल होगा, तो आंसर है जब इंट्रा स्टेट क्या होगी, सप्लाई होगी। इंट्रा स्टेट क्या होगी, सप्लाई होगी। तो पहले क्वेश्चन बनता है ये सप्लाई क्या है, ये सप्लाई क्या है, तो सप्लाई GST का टैक्सेबल इवेंट है। जिस तरीके से कस्टम का टैक्सेबल इवेंट क्या था, इंपोर्ट और क्या है, एक्सपोर्ट। एक्साइज का टैक्सेबल इवेंट क्या होता था, प्रोडक्शन और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। उसी तरीके से अब सभी टैक्सेबल इवेंट को क्या कर दिया, एक ही घर में लेकर आ गए, और अब उस टैक्सेबल इवेंट का नाम GST में रखा गया है, कौन सा, सप्लाई रखा गया है। तो अब जब सप्लाई होगी, क्या होगी, सप्लाई होगी, तो फिर क्या लग सकेगा, GST लग सकेगा। सप्लाई होगी तो क्या लग सकेगा, GST लग सकेगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो क्वेश्चन था CGST एक्ट कब लगेगा, जब इंट्रा स्टेट क्या होगी, सप्लाई होगी। क्वेश्चन बनता है ये इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, तो आंसर है वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर। जी हां, लोकेशन ऑफ क्या है, सप्लायर, और प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर सप्लाई दी गई है, जहां सप्लाई का कंजम्पशन हुआ है, जो सप्लाई का क्या है, डेस्टिनेशन है। अगर ये दोनों जगह सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी है, मतलब जो सप्लाई का ओरिजिन था, सप्लायर, और सप्लाई का जो डेस्टिनेशन था, कंजम्पशन था, दोनों सेम स्टेट में था, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट क्या है, सप्लाई। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट की लोकेशन इस क्या है, इरेलेवेंट है। ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इरेलेवेंट। दो चीजें देखते हैं, सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं। अगर सेम स्टेट में है तो फिर CGST लगता है, इंट्रा स्टेट बोलते हैं, और जितना CGST लगेगा उतना ही क्या लगेगा, इक्वल अमाउंट का क्या लगेगा, SGST लगेगा। CGST सेंट्रल को मिलेगा और SGST उस स्टेट को मिलेगा, ओके, जिस स्टेट में सप्लाई हुई है। सेक्शन 5 ऑफ क्या है, IGST। क्वेश्चन बना, अब ये IGST एक्ट कब एप्लीकेबल होगा, तो आंसर है इंटर स्टेट क्या है, सप्लाई। जब सप्लाई इंटर स्टेट होगी। अब क्वेश्चन है ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, तो आंसर है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, जी हां, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज इररिलेवेंट, रिसिपिएंट की लोकेशन नहीं, लोकेशन ऑफ सप्लायर जहां से सप्लाई का ओरिजिन हुआ, और प्लेस ऑफ सप्लाई जहां सप्लाई का कंजम्पशन डेस्टिनेशन हुआ। अगर ये दोनों डिफरेंट अलग अलग स्टेट और अलग अलग यूनियन टेरिटरी है, तो उस सप्लाई को हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट क्या बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं। IGST क्या होता है, IGST ही सम टोटल ऑफ CGST और SGST। तो यहां C वाला पार्ट तो सेंट्रल को चला जाएगा, और ये S वाला पार्ट जो है ये उस स्टेट को जाएगा जिस स्टेट में उस सप्लाई का क्या हुआ है, कंजम्पशन हुआ है, उस सप्लाई का डेस्टिनेशन है, जहां वो प्लेस ऑफ क्या है, सप्लाई है। ऐसा क्यों, क्योंकि GST इज डेस्टिनेशन बेस्ड क्या है, टैक्स है। GST ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, उस स्टेट को नहीं मिलता जहां से सप्लाई का ओरिजिन हुआ, उस स्टेट को मिलता है जहां सप्लाई का कंजम्पशन हुआ, डेस्टिनेशन हुआ। क्योंकि GST इज कंजम्पशन बेस्ड क्या है, टैक्स है। वैट जो था ना वो ओरिजिन बेस्ड था, CST हमारा ओरिजिन बेस्ड था, लेकिन GST हमारा कौन सा बेस्ड है, कंजम्पशन बेस्ड क्या है, टैक्स है। तो उस स्टेट को मिलेगा जिस स्टेट में क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ। इसलिए हमारे लिए रेलेवेंट हो जाता है ये डिटरमाइन करना कि उस सप्लाई का प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है, क्योंकि सेम स्टेट हुआ तब तो वो इंट्रा बन जाएगी, और अगर डिफरेंट स्टेट हुआ तो वही सप्लाई कौन सी बन जाएगी, इंटर स्टेट बन जाएगी। ओके, और प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन हम IGST एक्ट से करते हैं। जी हां, IGST एक्ट से। ठीक है, क्यों IGST एक्ट से करते हैं, क्योंकि अगर IGST से नहीं करते तो हर स्टेट अपने एक ही सप्लाई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के अलग अलग प्रोविजन बना देता, अलग अलग प्रोविजन बना देता। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन सिर्फ एक ही लॉ से होगा, IGST से होगा। और जब हम वहां का सेक्शन 7, सेक्शन 8, 9, 10, 11, 12 और क्या पढ़ेंगे, 13 पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो तो गुड्स के लिए पढ़ेंगे और दो किसके लिए पढ़ेंगे, सर्विसेज के लिए पढ़ेंगे। दो गुड्स के लिए पढ़ेंगे, दो सर्विसेज के लिए पढ़ेंगे। ओके, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्वेश्चन बनता है कि इंपोर्ट जो है ये तो डिफरेंट स्टेट नहीं है, ये तो कंट्री अलग अलग है, तो ये कौन सी सप्लाई होगी, तो आंसर है इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी कौन सी है, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ये कौन सी सप्लाई है, अलग अलग कंट्री हो गई, ये भी सप्लाई कौन सी है, इंटर स्टेट क्या है, सप्लाई है। और सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को आप सप्लाई करते हो, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ये सब हम क्या पढ़ेंगे,
पढ़ेंगे, यहां पर पढ़ेंगे, सेक्शन 7 और 8 में पढ़ेंगे जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट को और उसके डेवलपर को सप्लाई करना ऑलवेज ही क्या माना जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। ऑलवेज क्या माना जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। भले ही लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो जाए, ठीक है, सेम स्टेट में हो जाए, तो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई करना ऑलवेज डीम्ड माना जाता है कि वो सप्लाई कौन सी है? इंटर स्टेट है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, ठीक है, इंडिया में होते हुए भी क्या माना जाता है? इंडिया के बाहर माना जाता है, इंडिया के बाहर माना जाता है। तो जीएसटी हमारा कौन सा है? डेस्टिनेशन बेस्ड है। जीएसटी का रेवेन्यू गोज टू कंजम्पशन क्या होगा? स्टेट होगा। कौन सी स्टेट को जाएगा? जिस स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई है, जिस स्टेट में क्या होगा? प्लेस ऑफ क्या होगा? सप्लाई होगा। जीएसटी इज नॉट क्या है? ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, ये कोई ओरिजिन बेस्ड क्या नहीं है? टैक्स नहीं है। तो हमारा चार्जिंग सेक्शन सीजीएसटी का 9 है, आईजीएसटी का सेक्शन कौन सा है? 5 है, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन कंडीशंस हमको बता रहा है, अभी उसने कंडीशन में बताई कि सप्लाई हो या फिर तो इंट्रा हो या इंटर हो। सप्लाई क्या है? सप्लाई जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है, टैक्स प्लस एबल प्लस इवेंट है, ठीक है। ऐसा इवेंट जिससे वो टैक्स लगने योग्य हो जाता है, टैक्स प्लस एबल प्लस क्या हो गया? इवेंट हो गया, वो सप्लाई है। और सप्लाई हमें बताया गया है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन किस में बताया गया है? 7 में बताया गया है, ठीक है। सेक्शन किस में बताया गया है? 7 में बताया गया। और क्या बताया गया है सप्लाई का मतलब? तो वो हम पूरा चैप्टर है हमारे पास में, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। मॉड्यूल में तो अराउंड 150 पेज का चैप्टर होगा, हमने उसको अराउंड 20 पेजेस के अंदर कंप्लीट सब कुछ क्या कर रखा है? कवर कर रखा है, ठीक है। तो वो हम वहां पर पढ़ेंगे, लेकिन जब वर्ड आया है तो बता देता हूं सप्लाई क्या होगी। सप्लाई वो ट्रांजेक्शन होगी जो फॉर ए क्या हो? कंसीडरेशन हो, मॉनिटरी कंसीडरेशन हो, ठीक है, या फिर काइंड कंसीडरेशन हो, लेकिन फॉर ए कंसीडरेशन जो ट्रांजैक्शन होती है जीएसटी लॉ में, उसी को ही क्या माना जाता है? सप्लाई माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वैट में भी वैट तब लगता था जब सेल होती थी, ठीक है ना। फॉर ए किसके लिए? कंसीडरेशन के लिए। तो ट्रांजैक्शन फॉर ए कंसीडरेशन होगी, फॉर ए कंसीडरेशन होगी तो उसे सप्लाई माना जाएगा। मतलब फ्री की चीजों को, फ्री बैच अनाउंस हो गया तो वो क्या नहीं होगा? सप्लाई नहीं होगा। अब फॉर ए कंसीडरेशन ट्रांजैक्शन है, वो भी सप्लाई तब होगी जब वो इन कोर्स ऑफ क्या हो? बिजनेस हो, आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो। घर की रद्दी बेचना, अपने घर का सेकंड हैंड कार क्या कर देना? बेच देना, सेकंड हैंड कार को बेच देना, सेकंड हैंड एक्टिवा बेच देना, पुरानी टीवी बेच देना, ठीक है ना, ये क्या नहीं है? सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि फॉर ए कंसीडरेशन और इन कोर्स ऑफ क्या हो? बिजनेस हो, और इन फर्दरेंस ऑफ क्या हो? बिजनेस हो। मतलब बिजनेस से जुड़ी हुई हो, बिजनेस के कोर्स में हो, बिजनेस के फर्दरेंस में हो। अब बिजनेस की रद्दी भी बेचो तो वो क्या है? सप्लाई है, ठीक है। अपनी दुकान में लगा हुआ कंप्यूटर, पुराना कंप्यूटर बेचो तो भी वो क्या है? सप्लाई है, क्योंकि वो फॉर ए कंसीडरेशन है और वो इन कोर्स ऑफ क्या करा गया है? बिजनेस किया गया है। दुकान में, ऑफिस में लगाया हुआ एसी, सेकंड हैंड एसी भी क्या कर दोगे? बेच दोगे तो भी वो क्या है? सप्लाई है, ओके। और सप्लाई है विदाउट कंसीडरेशन को भी सप्लाई माना गया है, क्योंकि एक्साइज में क्या था? एक्साइज में अगर आप नहीं बेचते हो, कैप्टिव कंजम्पशन भी कर लेते हो, तो क्या लगता था? एक्साइज लगता था। उन सभी को तो अपन एक घर में लाए हैं और एक नाम दिया है, कौन सा? सप्लाई। इसलिए आज कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी है जो विदाउट कंसीडरेशन होते हुए भी, विदाउट कंसीडरेशन होते हुए भी उसको सप्लाई माना जाता है, ठीक है। पर होनी कौन सी चाहिए? इन कोर्स ऑफ क्या होनी चाहिए? बिजनेस होनी चाहिए। तो अगर इन कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर आपने कुछ ट्रांजैक्शन विदाउट कंसीडरेशन कर दिया, अब वो कुछ ट्रांजैक्शन वो है, ऐसी 4 ट्रांजैक्शंस दिए, सिर्फ 4 ट्रांजैक्शंस दिए स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट में ऐसी 4 ट्रांजैक्शंस दी है। जैसे एक ट्रांजैक्शन दी कैप्टिवली कंज्यूम्ड भी कर लिया आपने, ओके, कैप्टिवली कंज्यूम कर लिया, ओके, तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा। सप्लाई, जैसे आपने यार्न से क्या बनाया? यार्न से आपने फाइबर बनाया, फाइबर बना के आपने अपनी दूसरी फैक्ट्री को दे दिया उससे फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है। बेचा नहीं, आपने उसको क्या कर दिया? दे दिया, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, ओके, विदाउट कंसीडरेशन करा। तो ऐसी 4 ट्रांजैक्शंस हैं जो स्पेसिफाइड है इन किसमें? शेड्यूल किसमें? फर्स्ट में। उन 4 ट्रांजैक्शन को जब आप इन कोर्स ऑफ क्या करोगे? बिजनेस करोगे, इवन विदाउट कंसीडरेशन भी करोगे तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। ये हम सब कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। 20 पेजेस के अंदर सर्कुलर, नोटिफिकेशन, शेड्यूल्स, सेक्शन सब कुछ कवर कर लेंगे। नाउ लिसन, नॉट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो ट्रांजैक्शंस दी हुई है उससे सप्लाई नहीं माना जाएगा। और जब सप्लाई नहीं माना जाएगा तो उस पर चार्जेबिलिटी आएगी नहीं। क्यों नहीं माना जाएगा? तो अर्लियर लॉ में भी क्या था? जैसे सर्विस टैक्स में नेगेटिव लिस्ट थी कि आप जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता था, ठीक है। तो उन सभी को
तो एक घर में लेकर आए अपन और सबको मिला के एक नाम दिया सप्लाई। तो पहले भी जैसे नेगेटिव लिस्ट थी तो आज भी सप्लाई के अंदर नेगेटिव लिस्ट है, नाम उसका शेड्यूल थर्ड है। तो जो एक्टिविटीज और जो ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड है इन शेड्यूल किसमें, थर्ड के अंदर, तो उन ट्रांजैक्शन को सप्लाई माना ही नहीं जाता। नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे। सो दैट उसके ऊपर क्या नहीं लग सकेगा, जीएसटी लग ही नहीं सकेगा, जीएसटी लग ही नहीं सकेगा। ओके तो हम पढ़ रहे थे हमारा चार्जिंग सेक्शन, सप्लाई होनी चाहिए, इंट्रा हुई तो सीजीएसटी लगेगा, इंटर हुई तो आईजीएसटी लगेगा। इंट्रा कब होगी, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो तो इंट्रा है, और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट हो तो फिर वो क्या है, इंटर है। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या है, इरेलेवेंट है। अब सप्लाई भी किसकी हो, जैसे एक्साइज क्या था, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के, ठीक है। वैट क्या था, सेल्स, गुड्स की सेल पे था, ठीक है। गुड्स की किस पे था, सेल पे था। ओके कस्टम किस पे है, गुड्स के इंपोर्टेड पे है और गुड्स के एक्सपोर्ट पे है। तो उसी तरीके से जीएसटी भी किस पे है, गुड्स की सप्लाई पे है और सर्विसेज की सप्लाई पे है। गुड्स की सप्लाई पे है और सर्विसेज की सप्लाई है। गुड्स विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 डेफिनेशन का होता है, क्लॉज क्या है 52 में गुड्स को डिफाइन कर रखा है, गुड्स को डिफाइन। और जीएसटी गुड्स की सप्लाई पे भी लगता है और सर्विसेज की भी सप्लाई पे लगता है। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं गुड्स। तो गुड्स बताया इन्होंने, एनी काइंड ऑफ मूवेबल क्या है, प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे मूव किया जा सकता है, जो मूवेबल है, प्लस क्या हो, प्रॉपर्टी हो, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में हो, या इवन इन टेंजिबल फॉर्म में हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को आप वायर के थ्रू क्या कर सकते हैं, मूवेबल कर सकते हैं। ओके तो वो क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो गुड्स क्या है, एनी काइंड ऑफ क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन नहीं है गुड्स नहीं है। अदर देन ये गुड्स नहीं है, अदर देन सिक्योरिटीज को गुड्स नहीं माना है। अर्लियर भी सिक्योरिटी पे ना तो वैट लगता था, ना ही क्या लगता था, एक्साइज लगता था, और ना ही सर्विस टैक्स लगता था। तो आज भी उन सभी को एक घर में लाएं तो इस घर में भी सिक्योरिटी पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सिक्योरिटी को ये नीदर क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे। और आगे जाके जब हम सर्विस पढ़ेंगे तो वहां पर भी होगा, सिक्योरिटीज को ये क्या नहीं मानेंगे, सर्विस भी नहीं मानेंगे। तो सिक्योरिटीज नीदर गुड्स है और नॉर क्या है, सर्विस है, नॉर सर्विस है। तो बड़ा आसान है जीएसटी, ठीक है ना, क्योंकि आया कहां से है, वैट से आया है, आया कहां से है, सर्विस टैक्स से आया है। तो वहां से जो आया है बस उसको एक घर में रख दिया है। तो अदर देन सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज की सप्लाई पे, सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है लेकिन सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई हो सकेगी। तो सिक्योरिटीज की सप्लाई पे क्या नहीं होगा, जीएसटी लेवी नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी को गुड्स नहीं माना। तो जैसे शेयर्स हो गए, शेयर्स इक्विटी हो गए, प्रेफरेंस हो गए, डिबेंचर, ऑल दीज आर सिक्योरिटीज। डेरिवेटिव्स हैं, वो भी क्या होती है, सिक्योरिटीज होती है। आपको सिक्रा एक्ट क्या होगा मालूम होगा, ओके ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो ओवर द काउंटर होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो क्या होते हैं, एक्सचेंज के थ्रू होते हैं। आपसे बेहतर तो और कौन जानता होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये भी क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। और बहुत ही शानदार बात आपको यहां पर क्या करता हूं, बताता हूं। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कर लेते हैं फ्यूचर की ट्रांजेक्शन को, अंडरलाइंग क्या होती है, कॉमोडिटी होती है, अंडरलाइंग स्टॉक होता है, अंडरलाइंग क्या होता है, असेट होता है। अगर का सेटलमेंट विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी हो रहा है, विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ स्टॉक हो रहा है, विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ क्या हो रहा है, असेट हो रहा है, दैट इज नेट सेटलमेंट हो रहा है, नेट सेटलमेंट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटीज जो होते हैं उन्हें गुड्स नहीं माना जाता, सर्विसेज भी नहीं माना जाता, ना गुड्स माना जाता है और ना ही क्या है, सर्विसेज हैं। और जब सर्विसेज ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर क्या नहीं हो सकेगा, जीएसटी भी लेवी नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर यही सेटलमेंट आप एक्चुअल डिलीवरी से कर देते हो, एक्चुअल डिलीवरी से कर देते हो, तो फिर वो क्या बन जाएगा, गुड्स बन जाएगा, गुड्स बन जाएगा। तो फिर उसके ऊपर जीएसटी क्या हो सकेगा, लेवी हो सकेगा। तो बहुत ही बढ़िया शानदार आपको यहां पर इंटरप्रिटेशन यहां पर क्या कर दिया है, दे दिया है। ओके तो शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्ट रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट क्या है, स्वैप, ठीक है। ऑल दीज आर क्या है, सिक्योरिटीज हैं, डेरिवेटिव्स हैं और इनके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होगा। नीदर गुड्स हैं नॉर क्या है, सर्विसेज हैं। लेकिन अगर यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की अगर सेटलमेंट एक्चुअल डिलीवरी से हुआ तो उसे हम सप्लाई ऑफ क्या मान लेंगे, गुड्स मान लेंगे। जो सिक्योर्ड डेट्स होते हैं, सिक्योर्ड डेट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं। और डेरिवेटिव्स पे क्या नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। तो गुड्स क्या है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है, गुड्स नहीं है।
ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं अभी जो गुड्स नहीं है ना उसी को इन्होंने यहां पर सर्विस माना है, ठीक है। तो सर्विस के लिए क्या बोला, एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग हो जो अदर देन गुड्स हो, जो गुड्स नहीं है वो सभी क्या है, सर्विस है। तो अदर देन गुड्स, अदर देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी नीदर गुड्स नॉर क्या है, सर्विस है। लेकिन हमारे लिए सर्विस क्या चीज है, जो एनीथिंग अदर देन गुड्स हो, इसका मतलब जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, लैंड और क्या है, बिल्डिंग है, इसका मतलब वो क्या है, सर्विस है, इसका मतलब वो क्या है, सर्विस है। ओके, चलिए, तो हम गुड्स पढ़ रहे थे। तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या हुआ, सिक्योरिटी, और अदर देन मनी, मनी नीदर गुड्स है नॉर क्या है, सर्विस है, नीदर गुड्स नॉर सर्विस है। मनी की ट्रांजैक्शन पे, बैंक में डिपॉजिट करवाने पे, किसी से लोन लेने पे, बोरोइंग करने पे, एडवांस करने पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। मनी इंक्लूड्स है, चेक हो गया है, ड्राफ्ट हो गया है, सर्टिफिकेट मिला आपको डिपॉजिट का, लाइक क्या होगी, एफडीआर हो गई है, ठीक है। तो वो भी ट्रांजैक्शन इन क्या होती है, मनी होती है। मनी नीदर गुड्स है नॉर क्या है, सर्विस है। प्रोमिसरी क्या हो गया, नोट हो गया। लेटर ऑफ क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कॉमर्शियल पेपर, ऑल दीज आर मनी आर नीदर गुड्स नॉर क्या है, सर्विस है। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। इंक्लूड्स, गुड्स इंक्लूड्स है, गुड्स माना गया है, गुड्स माना गया है जीएसटी लॉ में। अर्लियर लॉ में इसको गुड्स नहीं मान रहे थे, वैट नहीं लगा रहे थे, कोई एक्साइज नहीं लग रहा था, कोई सर्विस टैक्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब इसको गुड्स मान लिया है जीएसटी लॉ में। इंक्लूड्स क्या है, एक्शनेबल क्लेम है, एक्शनेबल क्लेम। क्यों माना है गुड्स, इसको क्यों माना है गुड्स, उसका भी रीजन आपको बता देता हूं, और रीजन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अर्लियर लॉटरी पे जो टैक्स लगते थे, बैटिंग गैम्बलिंग पे जो क्या लगते थे, टैक्स लगते थे, कसिनोस पे जो टैक्स लगते थे, हॉर्स रेसिंग पे जो टैक्स लगते थे, वो टैक्स जीएसटी में क्या हो गया, सबस्यूम्ड हो गया। अब वो जीएसटी के घर में क्या कर गया, रहने को आ गया है, जीएसटी के घर में क्या हो गया, रहने को आ गया। लेकिन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑल दीज आर क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। अब इनके ऊपर क्या लगाना है, जीएसटी तो लगाना है, क्योंकि पहले भी क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था। तो अब इन्होंने गुड्स की डेफिनेशन में कहा कि गुड्स इंक्लूड्स होगा एक्शनेबल क्लेम, सो दैट बैटिंग पे जीएसटी लग जाएगा, गैम्बलिंग पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, कसिनोस पे क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, हॉर्स रेसिंग पे जीएसटी लग जाएगा, लॉटरी पे भी जीएसटी लग जाएगा, और ऑनलाइन मनी गेमिंग पे भी जीएसटी क्या होगा, लग जाएगा। तो एक्शनेबल क्लेम्स आर क्या है, एक्शनेबल क्लेम्स क्या है, गुड्स है। एक्शनेबल क्लेम क्या है, गुड्स है। तो गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी एंड क्या हो गया, सिक्योरिटी हो गया है। अब ये जो ग्रोइंग क्रॉप होती है, ग्रोइंग क्रॉप जो है, फसल जो है आपकी, ठीक है, जमीन से जो जुड़ी हुई है, ग्रास है, और जो भी थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ है, अर्थ से जो भी चीज क्या है अटैच हुई है, जो भी पोल वोल है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इफ मतलब कंडीशन है, इफ एग्रीड, आपके और मेरे बीच में अगर एग्रीड हो जाता है, ये तय हो जाता है टू बी सेवर्ड, कि मैं उस फसल को पहले काट दूंगा, बिफोर मतलब आपको बेचने से पहले, सप्लाई करने से पहले मैं उसको जमीन से अलग कर दूंगा, मैं उसको सेवर्ड कर दूंगा, अलग कर दूंगा, ठीक है। ये आपके मेरे बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है सप्लाई का, और उस कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ है कि आपको पहले जमीन से उसको अलग करना होगा, और जमीन को अलग करने के बाद ही फसल बेच पाओगे। तो फिर उस ग्रोइंग क्रॉप को काटने के बाद हम उसे क्या बोल सकेंगे, गुड्स मान सकेंगे, क्योंकि अब वो जमीन से क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है। लेकिन अगर क्या है, नॉट सेवर्ड है, जमीन सहित ही फसल क्या हो गई है, बेच दी गई है, ठीक है, तो फिर तो वो इमूवेबल है, और जो इमूवेबल होते हैं वो गुड्स नहीं होते, और जो गुड्स नहीं होते वो ही तो क्या होती है, सर्विस होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, और बहुत ज्यादा इस बात का ध्यान रखिएगा। किस बात का ध्यान रखेंगे, कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो जीएसटी में सबस्यूम्ड नहीं हुई, और जमीन बेचने पे स्टैंप ड्यूटी क्या होती है, लगती है, जमीन बेचने पे स्टैंप ड्यूटी लगती है। तो जमीन जो है वो भले ही सप्लाई ऑफ क्या होगी, सर्विस होगी, भले ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन जमीन को बेचना, बिल्डिंग को बेचना, इन्होंने किस में कवर करा, शेड्यूल 3 में, क्योंकि जहां स्टैंप ड्यूटी लगती है वहां जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी जीएसटी के घर में रहने के लिए वो तैयार ही नहीं हुआ, उसने कहा मैं अलग ही घर में रहूंगा। तो आज जमीन बेचना, बिल्डिंग बेचना बिल्कुल सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि वो गुड्स नहीं है, और जो गुड्स नहीं है वही तो सर्विस होती है। लेकिन उसको शेड्यूल 3 में कवर करा, उसको कहा नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है और तुम नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस हो, हम तुम्हें सप्लाई ही नहीं मानेंगे, हो सर्विस लेकिन सप्लाई नहीं मानेंगे, सो डेट क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है, और सर्विसेज डिफाइन करिए 2 क्लॉज 102 में, और बहुत ही सिंपल डिफाइन करी, और डिफाइन करके इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है सर्विस का मतलब क्या है, एनीथिंग अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सभी के सभी सर्विस है। जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, ठीक है ना, लैंड और बिल्डिंग, वो क्या है, सर्विस है। लेकिन जब आप उस लैंड और बिल्डिंग को बेचोगे, ट्रांसफर करोगे, जब स्टैंप ड्यूटी लगेगी तो फिर उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन जब उस बिल्डिंग को किराए पे दोगे, किराए पे देने पे स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है, तो फिर उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मान के क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। जब आप लैंड और बिल्डिंग को लीज पे दे दोगे, बैंक को लीज पे दे दोगे, तो फिर उसे हम सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे, सप्लाई ऑफ
सर्विस क्या करेंगे, मानेंगे। क्योंकि लैंड और बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जो गुड्स नहीं होते वो सभी के सभी क्या होती है, सर्विस होती है। लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, ठीक है, नीदर गुड्स क्या है, नॉर क्या है, सर्विस है। लेकिन बट इंक्लूड्स, सर्विस माना है, बट इंक्लूड्स क्या माना है, सर्विस माना है। सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज, सेपरेट कंसीडरेशन रिसीव्ड, अगर आपने अलग से कोई कंसीडरेशन लिया है, बट इंक्लूड्स, अगर आपने सेपरेट कंसीडरेशन लिया है तो वो जो सेपरेट कंसीडरेशन लिया उसको सर्विस मानेंगे। अब ये जो सेपरेट कंसीडरेशन आपने लिया है फॉर यूज ऑफ मनी के लिए, यूज ऑफ मनी के लिए, तो इसका मतलब है लोन जो अमाउंट है, लोन जो है वो मनी है, ट्रांजैक्शन इन मनी है और मनी नीदर गुड्स है नॉर सर्विस है, तो आपके मनी पे क्या नहीं लगेगा, लोन पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन उस लोन पे जब आप ब्याज चुकाओगे उस ब्याज को सप्लाई ऑफ क्या मानेंगे, सर्विस मानेंगे। जब लोन की प्रोसेसिंग फीस चुकाओगे, लीगल चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, फाइल चार्जेस, तो जो सेपरेट कंसीडरेशन जो होगा यूज ऑफ मनी के लिए उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। और इट्स कन्वर्जन, तो कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ करेंसी टू अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी, ये तो ट्रांजैक्शन इन मनी हुई, ठीक है, सप्लाई नहीं, सर्विस नहीं मानेंगे, ना गुड्स है ना सर्विस है। लेकिन अगर इसके लिए कुछ कमीशन चार्ज कर रहे हैं, सब कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ करेंसी टू अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी, वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, तो ये तो मनी की ट्रांजैक्शन हुई। लेकिन इसके लिए अगर बैंक ने आपसे, आरबीआई ने आपसे कोई सेपरेट कमीशन कंसीडरेशन चार्ज करा तो वो सेपरेट कंसीडरेशन जरूर क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो सेपरेट कंसीडरेशन रिसीव्ड है फॉर किसके लिए, फैसिलिटेटिंग के लिए, फैसिलिटेटिंग अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन को अरेंज करवा रहे हो, ठीक है। तो आज जो भी ब्रोकर होता है, ठीक है ना, जीरोधा होता है, मोतीलाल ओसवाल है, मीडिएटर है, स्टॉक एक्सचेंज के हैं जो, तो ये कमीशन ब्रोकरेज क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। और ब्रोकरेज सेपरेट कंसीडरेशन है किसके लिए, फैसिलिटेट करवाते हैं, अरेंज करवाते हैं ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी तो नीदर गुड्स है नॉर क्या है, सर्विस है, लेकिन उसके लिए जो सेपरेट कंसीडरेशन कमीशन ब्रोकरेज क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। और उसके ऊपर जरूर क्या लग सकेगा, जीएसटी लग सकेगा, ठीक है। तो हम हमारा टैक्सेबल इवेंट क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और अभी हमने क्या पढ़ा टैक्सेबल इवेंट में, अभी तक पढ़ा सप्लाई हो, और सप्लाई भी किसकी हो, गुड्स की हो, सर्विस की हो, ठीक है ना भाई। अगर किसी को सप्लाई नहीं माना, किसको क्या नहीं माना, सप्लाई नहीं माना है, तो फिर भी तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। और अगर सप्लाई है लेकिन वो गुड्स और क्या नहीं है, सर्विस दोनों ही नहीं है, तो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो टैक्स जो हमारा चार्जिंग सेक्शन क्या बोल रहा है, सप्लाई भी हो और सप्लाई भी किसकी हो, गुड्स और क्या हो, सर्विसेज की हो, गुड्स और क्या हो, सर्विसेज की हो। तो जैसे मान लीजिए शेयर्स बेचना सप्लाई है, बेचना सप्लाई है, लेकिन सिक्योरिटी को आपने ना तो गुड्स माना और ना ही क्या माना, सर्विस माना, ना ही गुड्स माना और ना ही क्या माना, आपने उसको सर्विस माना है, तो फिर उस पे जीएसटी लेवी नहीं होगा। और सप्लाई अगर इंट्रा स्टेट होगी, इंट्रा स्टेट मतलब वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट हो, तो सीजीएसटी लगेगा और साथ में क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। ओके, ये हम पढ़ेंगे आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 8 में। ओके, और अगर सप्लाई इंटर स्टेट हुई, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, या फिर सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या उसके डेवलपर को है, तो ऑलवेज उसको क्या माना जाएगा, इंटरस्टेट। और इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, लेवी होता है। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, चार्जिंग सेक्शन ने कह दिया जीएसटी लेवी नहीं होगा ऑन सप्लाई, सप्लाई तो है, सप्लाई भी है और गुड्स भी है, फिर भी जीएसटी लेवी नहीं होगा ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। तो एल्कोहलिक लीकर गुड्स भी है और उसको बेचोगे, वो ट्रांजैक्शन सप्लाई भी है, लेकिन फिर भी चार्जिंग सेक्शन ने मना कर दिया कि एल्कोहल लीकर की ह्यूमन कंजम्पशन, बियर, वाइन, रम, विस्की जो भी हो गई है, इनकी सप्लाई पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 3 लोगों ने कहा था हम जीएसटी के घर में साथ नहीं रहेंगे, और वो 3 घर कौन से थे, स्टैंप ड्यूटी। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग को, बीइंग लैंड और बिल्डिंग को आप क्या करते हो, ठीक है, ट्रांसफर करते हो, ठीक है, ठीक है। तो उसने कहा मैं जीएसटी के घर में नहीं रहूंगा। और किस पे, एल्कोहलिक लीकर फॉर कौन सा, ह्यूमन कंजम्पशन। और बताया था आपको पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये 3 जने थे जिन्होंने कहा हम जीएसटी के घर में नहीं रहेंगे, हम अभी जिस घर में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, हम उसी घर में क्या करेंगे, आगे भी रहेंगे। ओके, तो नहीं लगेगा जीएसटी किस पे, ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब आज भी एल्कोहलिक लीकर की मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लगती है, स्टेट एक्साइज लगती है, ठीक है। और उसके बेचने पे आज भी क्या लगता है, वैट लगता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, लगता है। तो एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कब सिरप की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कब सिरप में भी एल्कोहलिक क्या होती है, लीकर होती है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जो लीकर फॉर क्या, ह्यूमन कंजम्पशन, बियर,
वाइन मतलब जिसको आप लीकर की तरह क्या करते हो, आप कंज्यूम करते हो लीकर की तरह। कफ सिरप को लीकर की तरह क्या नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते हैं। ओके, अब क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। जब इंट्रास्टेट होगी और इंट्रास्टेट होगी तो आईजीएसटी लगेगा। कैसे, उस सप्लाई की क्या निकाली जाएगी, वैल्यू निकाली जाएगी। उस सप्लाई की क्या निकाली जाएगी, वैल्यू निकाली जाएगी, कि जिस वैल्यू निकाली जाएगी और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा रेट ऑफ किससे, जीएसटी से। वैल्यूएशन हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में, सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एंड देयर क्या है, रूल्स है। ठीक है, एंड देयर क्या दिए हुए हैं हमको, रूल्स दिए हुए हैं 27 से लेकर 35 तक के रूल्स दिए हुए हैं। ओके, वहां हम सीखेंगे सप्लाई, गुड्स की सप्लाई और सर्विसेज की सप्लाई, दोनों की सप्लाई का वैल्यूएशन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा रेट ऑफ जीएसटी से। मैक्सिमम रेट ऑफ क्या है, सीजीएसटी। मैक्सिमम रेट किसी भी गुड्स और किसी भी सर्विस की सप्लाई पे सीजीएसटी 20% से ज्यादा नहीं लगेगा। अब क्यों ऐसा दिया, तो देखिए, जब सब एक घर में आए, जब सब एक घर में आ गए, तो अब क्या हुआ, पहले सर्विस टैक्स भी लग रहा था, ठीक है, ओके, और मान लीजिए ट्रांजैक्शन पे वैट भी लग रहा था, एक्साइज ड्यूटी भी लग रही थी। अब वो सभी एक ही घर में आ गए और उन सभी पे एक टैक्स लगाया गया, कितना, जीएसटी लगाया गया। तो फिर हमको ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये डर था कि कहीं बहुत ज्यादा टैक्स ना लग जाए, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लग जाए। तो लॉ ने कहा किसी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे, ठीक है, पहले आपकी ट्रांजैक्शन पे पहले एक्साइज लग रही थी, वैट भी लग रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, अब भले एक ही टैक्स जीएसटी लगेगा, लेकिन वो भी 20% से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, और आईजीएसटी की बात करें तो आईजीएसटी सम टोटल ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, तो किसी भी गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे 40% से ज्यादा आईजीएसटी नहीं लगेगा। और ये जो जीएसटी नहीं लगेगा, आप इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी कैसे करेंगे, आप इसका पेमेंट ई मतलब इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे आपका बनेगा ई क्रेडिट लेजर, जिससे आपको आईटीसी मिलेगा। पोर्टल पे होगा, किस पे होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे आपका बनेगा ई क्रेडिट लेजर, जिससे आपको आईटीसी मिलेगा। पोर्टल पे होगा, किस पे होगा, पोर्टल का मतलब है gst.gov. क्या है, इन है। हमारे पास में 3 पोर्टल है। ये पोर्टल है पेमेंट का, रजिस्ट्रेशन का, रिटर्न क्या करने का, फाइल करने का, ई वे बिल बनाने का। हमारे पास में पोर्टल eWaybill.gst.gov. है। और तीसरा पोर्टल है ई इनवॉइस का, क्या है, पोर्टल है, ठीक है ना, ई इनवॉइस का क्या है, पोर्टल है। और एक पोर्टल है किसका, ई वे बिल का। तो 3 पोर्टल है, सो दैट एक ही पोर्टल पे क्या ना पड़े, बहुत ज्यादा भार ना पड़े और क्रैश ना हो जाए। तो पेमेंट आप कर सकोगे अपने ई क्रेडिट लेजर, मतलब आईटीसी से भी आप अपने टैक्स का पेमेंट कर सकोगे, आईटीसी का टैक्स का पेमेंट कर सकोगे। और आईटीसी का बैलेंस सफिशिएंट नहीं है तो बाकी बचा हुआ टैक्स आप पेमेंट करोगे अपने ई कैश लेजर से। ठीक है, तो ई कैश लेजर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिकली होगा। इससे आप अपनी जीएसटी का क्या कर सकोगे, पेमेंट कर सकोगे। तो ये भी हमारा एक पूरा चैप्टर है, कौन सा, पेमेंट ऑफ टैक्स। इससे पहले का वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये भी हमारे लिए पूरा एक क्या है, चैप्टर है। कॉन्सेप्ट ऑफ ये सप्लाई पढ़ा, ये भी हमारे लिए पूरा क्या है, एक चैप्टर है। ठीक है, तो अभी तक सीखा सप्लाई पे लगेगा, सप्लाई गुड्स की हो, सर्विस की हो, इंट्रा हो तो सीजीएसटी लगेगा, इंटर हो तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, उस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, अब जो जीएसटी लगेगा तो जीएसटी पेबल बाई क्या होगा, टैक्स एबल पर्सन। टैक्स प्लस एबल प्लस क्या होगा, पर्सन होगा। देखिए, पहले एक्साइज ड्यूटी में क्या था, 1.5 करोड़ तक एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। सर्विस टैक्स में क्या था, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर एग्जेम्पशन थी, 10 लाख तक के टर्नओवर पे सर्विस टैक्स नहीं लगता था। एक्साइज के अंदर एसएसआई एग्जेम्पशन थी, एसएसआई एग्जेम्पशन थी। ओके, सर्विस टैक्स में एसएसपी एग्जेम्पशन थी। वैट में भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट थी, हर स्टेट के अंदर अलग अलग, ठीक है ना। उस टर्नओवर की लिमिट तक क्या नहीं लगता था, वैट नहीं लगता था। अब वैट को, एक्साइज को, सर्विस टैक्स को हम सब एक ही घर में लेकर आ गए, उसको समझा के बुझा के सबके डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करके घर पे लेकर आ गए। तो अब यहां पर बना कि यहां पर थ्रेशोल्ड क्या होगी, यहां पर भी तो थ्रेशोल्ड चाहिएगी। ठीक है, तो यहां पर जीएसटी कौन पे करेगा, जो टैक्सेबल पर्सन है। आज मैं सप्लाई कर रहा हूं, इन कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा हूं, सप्लाई भी गुड्स की कर रहा हूं, लेकिन मैं टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, मैं थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर नहीं हूं, तो मेरे पे जीएसटी लेवी नहीं होगा। और यहां पर जीएसटी पे करेगा जो टैक्स प्लस एबल पर्सन होगा, जो टैक्स पे करने योग्य होगा। और जीएसटी ने टैक्स पे करने योग्य बनाए किसको, जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जो भी जीएसटी के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, वो कौन है, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन है। रजिस्ट्रेशन हमारे पास में चैप्टर है, सेक्शन 22, 24, 25, 3 सेक्शन है रजिस्ट्रेशन के। सेक्शन 22 में बोलेगा वो, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर जाता है, तो फिर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, आप टैक्सेबल पर्सन हो। आप रजिस्ट्रेशन करा लो तो भी टैक्सेबल पर्सन हो, और अगर नहीं कराओ, अनरजिस्टर्ड हो लेकिन लायबल हो, टर्नओवर एक्सीड कर गया, नहीं कराओगे तो भी आप क्या हो, टैक्सेबल पर्सन हो। आप जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करोगे उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। सेक्शन 24 कहेगा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इवन आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है,
फिर भी आपको क्या करना होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कहेंगे, और कहेंगे इसका मतलब आप क्या बन जाओगे, टैक्सेबल पर्सन है। फिर आपको हर टर्नओवर पे जीएसटी पे करना होगा, भले ही आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी है 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख, 3 अलग अलग लिमिट है, भले ही इससे ज्यादा नहीं हो तो भी जीएसटी लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्लियर लॉ में भी क्या था, जब आप क्या करते थे, सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, वहां कोई थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन नहीं मिलती थी। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते थे, कोई थ्रेशोल्ड क्या नहीं मिलती थी, एग्जम्पशन नहीं मिलती थी। अब उसको भी तो इसी घर में लेकर आ गए सेल्स टैक्स को, तो यहां पर भी हमने उसको क्या कह दिया, कंपलसरी होगा। तो जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करोगे तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, और कंपलसरी होगा तो आपको लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, करवाओ तो भी टैक्सेबल पर्सन है, नहीं करवाओ तो भी टैक्सेबल पर्सन है, और आपको जीएसटी पे करना होगा। और 25 में होगा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, ना तो आप 22 से लायबल हो, ना ही आप 24 से लायबल हो, फिर भी आप करवा सकते हो। अब क्वेश्चन बनेगा हम क्यों करवाएंगे भाई, जब हम लायबल ही नहीं है तो क्यों करवाएंगे? तो सुनिए, देखिए, मान लीजिए कि एग्जांपल है, आपने किसी से अकाउंट्स की, एफआर की, ठीक है ना, एक ही बात है, एसएफएम एएफएम की क्लास, ऑडिट की क्लास, ये क्लास ली, और आपको मालूम पड़ा कि जिनसे क्लास ली है वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो आपका पहला परसेप्शन क्या बनेगा, अरे यार इनका तो टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं, इनका तो टर्नओवर भी 10-20 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, तो किसकी क्लास ले ली मैंने? तो ओके, दूसरा बताता हूं, मतलब परसेप्शन आपका क्या बना। एक और एग्जांपल है, मैं कल रात को पान खाने गया, ठीक है, जिस दुकान से पान खाया मैंने, छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसके साइन बोर्ड पे उसका जीएसटी नंबर था। तो क्या परसेप्शन आया, अरे इस छोटी सी पान वाली दुकान का जीएसटी है, क्या मतलब इसका टर्नओवर भी 40 लाख रुपए से ज्यादा का है? क्या परसेप्शन बना? बस यही परसेप्शन के लिए भी लोग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। और भी रीजन है, गवर्नमेंट के कई टेंडर्स होते हैं, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट कंडीशन डाल देती है कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा वही टेंडर के लिए अप्लाई करे। तो उस केस में मैं लायबल नहीं होते हुए, इवन मैं टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है, ना ही मैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हूं, फिर भी मैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं, और वही उन्होंने 25 से कहा। तो आप चाहे 22 से रजिस्टर्ड हो, 24 से हो, या वॉलेंट्री रजिस्टर्ड हो, या फिर आप इवन अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन हो तो लायबल फॉर क्या, रजिस्ट्रेशन, तो आपको टैक्स प्लस एबल क्या माना जाएगा, पर्सन माना जाएगा। कौन सा पर्सन है? आप जीएसटी पे करने योग्य हो। और किसको मानते हैं ये जीएसटी पे करने योग्य? जिसका भी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा होता है, या फिर जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता है, या फिर जिसने वॉलेंट्री क्या करवा लिया होता है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया होता है। फिर वो टैक्सेबल पर्सन जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करता है और अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन करता है, तो फिर उस पे जीएसटी क्या होता है, लेवी होता है, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वही दुकानदार जब सोडा वाटर क्या करेगा, बेचेगा, ठीक है ना, और लीकर की खाली बोतलें रद्दी में क्या करेगा, बेचेगा, मिनरल वाटर क्या करेगा, बेचेगा, उस पे जीएसटी जरूर लग जाएगा। क्योंकि खाली बोतलें क्या करना, बेचना, मिनरल वाटर क्या करना, बेचना, ये तो गुड्स भी है, सप्लाई भी है, ठीक है, और उसका टर्नओवर भी क्या है, मान लीजिए थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो वो तो टैक्सेबल पर्सन भी है, तो लीकर बेचने पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वो जब साथ में सोडा वाटर बेचेगा, मिनरल वाटर क्या करेगा, बेचेगा, अपनी दुकान की रद्दी बेचेगा, वहां उसके जरूर क्या लग सकेगा, जीएसटी लग सकेगा, वहां जरूर क्या लग सकेगा, जीएसटी लग सकेगा, ठीक है। नाउ लिसन, इंपोर्ट इंटरस्टेट सप्लाई होती है, इंटरस्टेट सप्लाई है, आईजीएसटी लगेगा। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, 5 होता है। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस को ऑलवेज क्या मानते हैं हम, इंटर स्टेट क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, आपने इंपोर्ट ऑफ क्या करा, गुड्स करा, तो आईजीएसटी शैल बी लेविड, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कौन सी है, इंटर स्टेट क्या है, सप्लाई है, तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। लेकिन एंड कलेक्टेड होगा, लेकिन उस आईजीएसटी का कलेक्शन अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट होगा, मतलब कस्टम डिपार्टमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसको कस्टम में क्लियरेंस कराओगे, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगेगा, तो जब आप कस्टम से क्लियरेंस कराओगे तो कस्टम डिपार्टमेंट अपनी कस्टम ड्यूटी भी ले लेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी क्या कर लेगा, ले लेगा वो आपसे, ओके, सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो लेना होगा वो भी ले लेगा, और साथ में जो जीएसटी डिपार्टमेंट को जीएसटी लेना है वो भी कस्टम डिपार्टमेंट ही लेके क्या कर देगा, जीएसटी डिपार्टमेंट को दे देगा। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी तो लगेगा, लेकिन उसका जो कलेक्शन होगा, ठीक है, कलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, कस्टम टैरिफ एक्ट से होगा, कस्टम टैरिफ एक्ट से। लेवी तो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन किससे हो रहा है, 5 से हो रहा है, ठीक है, लेवी तो सेक्शन 5 से हो रहा है, लेकिन उसका जो कलेक्शन होगा वो कहां से हो जाएगा, कस्टम से हो जाएगा, ठीक है, और कस्टम पे ही उसमें क्या कर लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे, ओके। तो वहां जब हम कस्टम टैरिफ एक्ट का सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 पढ़ेंगे, तो जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे होगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और साथ में क्या ले लेंगे, आईजीएसटी भी ले लेंगे। लेकिन यही अगर क्या हुआ, ऑनलाइन मनी गेमिंग है, ऑनलाइन मनी गेमिंग एक्शनेबल क्लेम है, और गुड्स इंक्लूड्स क्या है, एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन ये टेंजिबल फॉर्म में नहीं है,
तो ये अब टेंजिबल फॉर्म में नहीं है, तो यहां कस्टम नहीं लगेगा, ठीक है, यहां कस्टम की कोई क्लियरेंस तो होगी नहीं, लेकिन है तो ये भी गुड्स ही है। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग है तो ये भी क्या है, गुड्स है, और इस पे भी क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अगर बाहर से क्या करते हैं हम, ठीक है ना, ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या करते हैं, लेते हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस नहीं है, गुड्स है, तो फिर उस केस में आईजीएसटी पेबल होगा किससे, आईजीएसटी एक्ट से, नॉट अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, क्योंकि इसकी तो क्या नहीं होगी, क्लियरेंस ही नहीं होगी, इसकी क्या नहीं होगी, क्लियरेंस ही नहीं होगी। ओके, यस यस, तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से समझिए। जो क्या है, ऑनलाइन मनी गेमिंग है, ऑनलाइन मनी गेमिंग है, एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है ना, क्या है, गुड्स है, लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसलिए इस पे कस्टम्स क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। जब कस्टम्स एप्लीकेबल नहीं होगा तो इस पे आईजीएसटी का पेमेंट कस्टम्स डिपार्टमेंट नहीं कर सकेगा, इसलिए आईजीएसटी पेबल होगा अंडर सेक्शन 5 से, नॉट अंडर सेक्शन 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट से नहीं होगा। रही बात इंपोर्ट ऑफ सर्विस की, इंपोर्ट ऑलवेज इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा, सर्विसेज के ऊपर कस्टम्स एप्लीकेबल होता ही नहीं है, इसलिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आईजीएसटी पेबल होगा अंडर सेक्शन 5, जो चार्जिंग सेक्शन है हमारे किसका, आईजीएसटी का। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली है, ठीक है। देखिए, एक तो हमारा क्या था, स्टैंप ड्यूटी था, जिसने कहा था मैं जीएसटी के साथ में सेम घर में नहीं रहूंगा, तो लैंड और बिल्डिंग के ट्रांसफर पे स्टैंप ड्यूटी पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। अब नाउ लिसन, 5 स्पेसिफाइड गुड्स हैं, स्पेसिफाइड गुड्स हैं, गुड्स भी हैं, सप्लाई भी है, गुड्स भी है, सप्लाई भी है, और टैक्सेबल पर्सन भी है, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन भी है, टर्नओवर भी रजिस्ट्रेशन कराने की लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, रजिस्टर्ड भी है। ओके, तो वो कौन से 5 स्पेसिफाइड क्या है, प्रोडक्ट है, इन 5 स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पे जीएसटी शैल बी लेविड होगा, होगा, आज नहीं हो रहा, आज इसने कहा कि अभी मेरा मन नहीं है, ठीक है, अभी पहले तुम सब लोग साथ में रह लो, अभी तो मेरा मन नहीं है, मैं नहीं आ रहा अभी आपके साथ में रहने, तो जीएसटी शैल बी, बाद में आ जाऊंगा, शैल बी लेविड होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो आज वो साथ में नहीं रह रहा, और वो कौन है, वो है हमारा हाई स्पीड डीजल ऑयल, इसलिए आज डीजल पे जीएसटी नहीं लग रहा, आज भी डीजल पे एक्साइज लगती है और बेचने पे क्या लगता है, वैट लगता है, वो भी जीएसटी के घर में अभी क्या नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन उसने अभी तो ऐसा बोल दिया कि मैं आ जाऊंगा, मतलब शैल बी लेविड होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द क्या है, गवर्नमेंट है। पेट्रोल जिसे हम मोटर स्पीड बोलते हैं, उल्टा बोल गया, मोटर स्पीड जिसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं। नेचुरल गैस जैसे एग्जांपल है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी नेचुरल गैस नहीं है, ठीक है, वो पेट्रोल, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसलिए एलपीजी सिलेंडर पे जीएसटी लगता है, लेकिन सीएनजी पे जीएसटी नहीं लगता, डीजल पे जीएसटी नहीं लगता, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता। जो एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर के फ्यूल होते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल होते हैं, उस पे भी जीएसटी नहीं लगता, और ना जीएसटी लगता है कच्चा तेल मतलब क्रूड पेट्रोलियम पे। तो ये 5 पेट्रो प्रोडक्ट है, पहले कच्चा तेल है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, उसके बाद में पेट्रोल है, फिर डीजल है, और फिर कौन सा है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल क्या है, गैस है। इन पे शेल भी लेविड होगा, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, वो भी गुड्स की सप्लाई है, और पेट्रोल पंप बेचने वाला भी टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड, जो रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा का टर्नओवर है, फिर भी उन पे अभी क्या नहीं है, जीएसटी नहीं है, फिर भी उन पे जीएसटी नहीं है। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब मुक्का तो आप ही के पड़ेगा, मुक्का तो क्या पड़ेगा, आप ही के पड़ेगा। ओके, जब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म होता है तो मुक्का सीधा आपके मुंह पे आप क्या लगता है, लगेगा आप ही के। आरसीएम में क्या होता है, पीछे से आपको क्या मारते हैं, मुक्का मारते हैं, मतलब ठीक है, लगनी किसके है, आप ही के लगनी है। ओके, एफसीएम में सीधा आपसे मुक्का मारते हैं, और जो मुक्का मारता है सप्लायर, वो गवर्नमेंट को जीएसटी क्या करता है, जमा कराता है। आरसीएम में मुक्का तो आप ही के लगेगा, दर्द आप ही के होगा, लायबिलिटी भी क्या है, बर्डन आप ही पे है, और जमा भी क्या करवाओगे, आप ही करवाओगे, जमा भी आप ही करवाओगे, उसे हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज क्या है, मैकेनिज्म है। रिवर्स चार्ज क्या है, मैकेनिज्म है। तो नोटिफाइड, जो नोटिफाइड है, आरसीएम किस पे है, जो नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स पे और नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो जिन गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाइड कर दिया है, नोटिफाइड कर दिया है, तो उन पे आरसीएम है। और कितनी खास बात है, देखो आरसीएम हमारे लिए एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, अलग से ही मैंने क्या कर रखा है, चैप्टर कर रखा है, मेरे पास में इनफ रीजन है उसको अलग से क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए, अलग से पढ़ाने के लिए। तो मेरे पास इनफ रीजन है कि मैं उसको यहां नहीं पढ़ाऊं और अलग से उसको एक पूरा चैप्टर बना के क्या करूं, पढ़ाऊं, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं सिर्फ आरसीएम नहीं पढ़ाऊंगा, आरसीएम के साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जो आरसीएम में कवर नहीं हो रहा है क्या वो एग्जामिनेशन में कवर है या एफसीएम में कवर है। तो सिर्फ आरसीएम नहीं होगा, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जिसमें जहां आरसीएम है वहां आरसीएम पढ़ाऊंगा, जहां आरसीएम नहीं है तो एग्जामिनेशन बताऊंगा, और नहीं तो क्या बताऊंगा, एफसीएम बताऊंगा। तो उसको कंप्लीट पिक्चर दूंगा अलग से एक चैप्टर बना के। लेकिन आइडिया जरूर दे देता हूं, जो नोटिफाइड गुड्स हैं और नोटिफाइड सर्विसेज हैं, विशेष बात यह है कि फिर भले ही सप्लायर
अनरजिस्टर्ड भी क्यों ना हो, अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो सप्लायर, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, भले भाई रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। तो मैं कह रहा हूं इवन क्या है, अनरजिस्टर्ड है, इवन अनरजिस्टर्ड है, लेकिन वो सप्लाई जो है गुड्स या सर्विस की, वो अगर नोटिफाइड है, वो क्या है, नोटिफाइड है, तो फिर रिसिपिएंट पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। और जब रिसिपिएंट पे आरसीएम लग जाएगा तो उस रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उस आरसीएम वाले टैक्स को क्या करने के लिए, पे करने के लिए। तो वही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो अभी मैंने आपको यहां 24 बताया ना, 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। अब विशेष बात आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए आप जो रिसिपिएंट हो, यस, आप रिसिपिएंट का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं था, सुनना बहुत बढ़िया कहानी है, रिसिपिएंट का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं था, लेकिन उसने कोई नोटिफाइड ठीक है, आरसीएम वाली नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स या क्या कर ली, सर्विस ले ली, उसका खुद का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं था, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं था, लेकिन उस आरसीएम वाले टैक्स को पे करने के लिए लॉ ने क्या कहा, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जैसे ही कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाया, आप रजिस्टर्ड हो गए, रजिस्टर्ड होते ही आप क्या बन गए, टैक्सेबल पर्सन बन गए। अब आप भी जो सप्लाई करोगे उस पर भी क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। तो आरसीएम में रिसिपिएंट क्या होगा, लायबल टू पे टैक्स होगा, कंपलसरी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड होगा, किसको, रिसिपिएंट को। इफ अनरजिस्टर्ड, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो कंपलसरी करवाना होगा, वो बिकम क्या बन जाएगा, टैक्सेबल पर्सन बन जाएगा। अब वो भी जो सप्लाई करेगा उस पर भी क्या हो जाएगा, जीएसटी क्या हो जाएगा, लेवी हो जाएगा। और विशेष बात है, इवन सप्लायर अनरजिस्टर्ड भी था, लेकिन वो सप्लाई कौन सी थी, आरसीएम की नोटिफाइड सप्लाई थी, ठीक है, तो भी उस पर क्या होगा, जीएसटी क्या होगा, लेवी होगा ही होगा। तो जो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज हैं आर कवर्ड हैं, लेकिन वो क्या है, सेपरेटली हैं, कौन से वाले चैप्टर के अंदर, आरसीएम वाले चैप्टर में क्या है, कवर हैं। ओके, नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली। एक आरसीएम जो मेजर आरसीएम है या फिर एग्जाम पर्पस से जो आरसीएम है वो 9353, ठीक है, 93 मतलब सीजीएसटी एक्ट और 53 मतलब आईजीएसटी एक्ट, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। अच्छा बताऊं आपको सेम कैसे हैं, जो 92 है वही वहां का 52 है, जो 91 है वही वहां का 51 है, जो यहां का 95 है वही वहां का क्या है, 55 है। ओके, तो बस फर्क क्या है, सेक्शन 9 लगता है सीजीएसटी का जब इंट्रास्टेट होती है, और 5 लगता है वही जब क्या होती है, इंटरस्टेट होती है। वही सप्लाई गुड्स की और सर्विस की जब इंट्रा होती है तो सीजीएसटी का सेक्शन 9 लगता है, और वही सेम सप्लाई जब इंटर होती है तो आईजीएसटी का सेक्शन क्या लगता है, 5 लगता है। नाउ लिसन केयरफुली, रिमेंबर केयरफुली, वन मोर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है 9454 वाला, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पर, आरसीएम अलग चैप्टर है, लेकिन यहां पर भी मैं आपको बताता हूं उतना जितना मैं सिर्फ आपको बोल के समझा सकूं। आज हमारे बिल्डर और जो प्रमोटर डेवलपर हैं, जब वो हाउस बेचते हैं, हाउस रहने वाला हाउसिंग हाउस जो होता है, तो जो अफोर्डेबल हाउस है, अफोर्डेबल हाउस आपको अगर नहीं ध्यान हो तो अफोर्डेबल हाउस जो 45 लाख रुपए से ज्यादा के नहीं हो, और छोटे घर 60 स्क्वायर मीटर या 90 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, से क्या नहीं हो, ज्यादा नहीं हो, कारपेट एरिया की बात कर रहा हूं, सुपर बिल्टअप एरिया की बात नहीं कर रहा, और ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, याद कुछ नहीं रखने की जरूरत नहीं है। तो अफोर्डेबल हाउस पे गवर्नमेंट ने कंसेशनल सिर्फ 1% जीएसटी क्रिएट कर दी है, और जो अफोर्डेबल हाउस नहीं है वहां पर भी रेट कम करके कितनी कर दी है, सिर्फ 5% कर दी है, ठीक है। तो आज घरों पे जीएसटी बहुत ही कम लगता है। अच्छा, बनने के बाद जब घर बिकते हैं तब तो उन पे स्टैंप ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जब बनते हुए बुकिंग करवा देते हो, बुकिंग करवाते हो, तो वहां पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है, ठीक है। और वहां पर बुकिंग पे भी जीएसटी लगता है, और जब बनने के बाद रजिस्ट्री करवाते हो तो स्टैंप ड्यूटी भी लगती है। बना बनाया खरीदोगे तो सिर्फ स्टैंप ड्यूटी लगेगी, जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन बनते हुए को बुक करवाओगे तो जीएसटी भी लगेगा, और बनने के बाद जब अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाओगे तो उस पे स्टैंप ड्यूटी भी क्या होगी, लगेगी। ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज घरों पे जीएसटी की रेट बहुत बहुत कम कर दी है, और जब रेट इन्होंने कम कर दी है, इतनी कम कर दी, तो एक कंडीशन इन्होंने कही बिल्डर को कि आपको सीमेंट का, सरिये का, ब्रिक्स का, टाइल्स का, इंटीरियर की सर्विस, इंजीनियर की सर्विस, आर्किटेक्ट की सर्विस जो भी ले रहे हो आप, उसका कोई आईटीसी नहीं देंगे, हम आईटीसी नहीं देंगे, कोई भी आईटीसी नहीं देंगे। और रेट बहुत ही मामूली कर दी है, कितनी कर दी, सिर्फ 1% कर दी है। अब क्या 1% पे करने के लिए भी आईटीसी यूज करोगे, आंसर इज नो, तो ये तो आप कैश में ही क्या कर देना, पे कर देना। तो बहुत ही कंसेशनल कर दिया, कंडीशन के साथ, नो आईटीसी के साथ में। अब बिल्डर ने क्या कहा, जब मेरे को आईटीसी मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों सीमेंट सरिया एक टैक्सेबल पर्सन से खरीदूं, ठीक है, मैं अदर देन टैक्सेबल पर्सन से खरीदता हूं, जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, छोटा सप्लायर है उससे खरीद लेता हूं, जीएसटी लगेगा ही नहीं, आईटीसी लेना ही नहीं है मेरे को। और अगर मैं किसी टैक्सेबल से खरीदूंगा तो जीएसटी लग भी जाएगा और मेरे को आईटीसी मिलेगा भी नहीं। तो बिल्डरों ने चाल चलनी चालू करी, और उन्होंने क्या करा, देंगे भी 1% से और खरीदेंगे भी किससे, अदर देन टैक्सेबल पर्सन,
अनरजिस्टर्ड से खरीदेंगे तो फिर जीएसटी लॉने का ऐसे तो नहीं होने देंगे। तो उन्होंने उस बिल्डर को, डेवलपर को कहा, प्रमोटर को कहा, अब ये जो तुम सीमेंट खरीदोगे मकान बनाने के लिए, सरिये खरीदोगे, ये जो तुम सर्विसेज क्या करोगे, लोगे, ये तुमने अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली तो बिल्डर तुमको उस पे आरसीएम में क्या करना पड़ेगा, टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और पेमेंट कर दोगे फिर भी तुमको आईटीसी तो नहीं मिलेगा। तो आज अगर बिल्डर ने, बिल्डर कौन है, रिसिपेंट है, स्पेसिफाइड रिसिपेंट हो गया, बिल्डर की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिल्डर की बात कर रहे हैं। अगर आज बिल्डर ने सीमेंट, सरिया, ब्रिक्स, टाइल्स, सिनेटरी, इनपुट सर्विस, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ठीक है ना, ये जो उन्होंने सर्विस ली, अगर ये इन्होंने इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिए तो इस बिल्डर पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। इस बिल्डर पे क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। ये आरसीएम कौन सा है, 9(4) है और कौन सा है, 5(4) है, ठीक है। और इस चार्जिंग सेक्शन का लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, सेक्शन 5 और सबसेक्शन कौन सा, 5। यस तो अब हमारा है 9(5) सबसेक्शन 5 क्या है, ईसीओ। ईसीओ है, क्या है ईसीओ, ईसीओ मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसके थ्रू सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ क्या होती है, सर्विस होती है। तो अगर आप, ये कौन है, सप्लायर ऑफ नोटिफाइड क्या है, सर्विसेज है। तो पहली बात, गुड्स कवर नहीं है, फ्लिपकार्ट यहां पर कवर नहीं हुआ, ठीक है, और अमेजॉन यहां पर क्या नहीं हुआ, अमेजॉन कवर नहीं हुआ, आपके मिंत्रा विंत्रा कवर नहीं है, सिर्फ कौन से, सर्विस, सप्लायर ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज। तो सर्विसेज भी सभी कवर नहीं है, जो नोटिफाइड होगी और प्लस सर्विस होगी। अगर कोई सप्लायर किसी थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू, खुद के प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं, खुद के ईसीओ के थ्रू नहीं, खुद की वेबसाइट के थ्रू नहीं, खुद की ऐप के थ्रू नहीं, किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अगर सप्लाई ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज करता है रिसिपेंट को, अगर सप्लाई ऑफ नोटिफाइड सर्विसेज करता है कोई सप्लायर थर्ड पार्टी ईसीओ के थ्रू, नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विस करता है किसको, रिसिपेंट को, तो टैक्स शैल बी पेड, टैक्स पे किया जाएगा बाय ईसीओ। तो सप्लायर को गवर्नमेंट को जमा नहीं कराना, ना ही रिसिपेंट को जमा कराना है। यहां जमा कराने की लायबिलिटी किसकी होगी, यहां जमा कराने की लायबिलिटी खुद ईसीओ, थर्ड पार्टी ईसीओ की होगी। और गुड्स पे कवर नहीं होगा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, इन पे कवर नहीं होने वाला, सिर्फ सर्विसेज। और सर्विसेज में भी कौन सी है, जो नोटिफाइड सर्विसेज है, वो भी जब आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करोगे, जब आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करोगे तो फिर टैक्स शैल बी पेड बाई क्या होगा, ईसीओ का। और अगर ईसीओ, इफ कंडीशन है नो फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया, अगर उस थर्ड पार्टी ईसीओ की वेबसाइट की, एप्लीकेशन की इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ ऐप बेस है सारा, तो फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो अगर कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो जो भी उस ईसीओ का रिप्रेजेंटेटिव होगा इन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, इंडिया में जो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो शैल बी लायबल टू पे क्या होगा, टैक्स होगा, वो शैल बी लायबल टू पे क्या होगा, टैक्स होगा। और अगर इफ कंडीशन नो फिजिकल प्रेजेंस, नो फिजिकल प्रेजेंस, कोई फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है ईसीओ की, अगर ईसीओ की तो बाहर की कोई ऐप है, ठीक है ना, बाहर की कोई ऐप है जिनके थ्रू सप्लाई ऑफ क्या होती है, सर्विस की जाती है, उसकी अगर कोई इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उसका टैक्सेबल टेरिटरी में, अगर वो भी नहीं है तो उस ईसीओ को अपॉइंट करना पड़ेगा ए पर्सन को इन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर टू पे, क्या करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा। नहीं तो उसकी ऐप को इंडिया में रन ही नहीं होने देंगे, ना ही उस ऐप को आप क्या कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है, और इंस्टॉल कर सकेंगे, और ना ही उसके थ्रू मतलब उसका ब्लॉकिंग हो जाएगा। ओके और इस एक्ट के सारे प्रोविजन फिर उस ईसीओ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। सारे प्रोविजन मतलब इनवॉइस इशू करने का, रिटर्न फाइलिंग करने का, इस एक्ट के सारे प्रोविजन फिर उस ईसीओ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे और उस ईसीओ को ही मान लिया जाएगा जैसे वो सप्लायर है, डीम्ड मान लिया जाएगा जैसे वो क्या है, सप्लायर है। तो ऑल प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के सारे प्रोविजन शैल अप्लाई होंगे किस पे, उस ईसीओ पे। तो अब वो कौन सी नोटिफाइड है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। तो वन मोर कंपलसरी, एक तो हमने आपको बताया था मैंने कि जब भी क्या होती है, इंटर स्टेट सप्लाई होती है, ठीक है, तो वहां पर भी उन्होंने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए कहा। आरसीएम वाली सप्लाई में भी इन्होंने कंपलसरी के लिए कहा। और 9(5) के अंदर जो नोटिफाइड ईसीओ के थ्रू सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, तो उन ईसीओ को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। अंडर सेक्शन कौन सा है, 24 से बाई ईसीओ को, उस ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब वो कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज है, आइए देखते हैं। नोटिफाइड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सिर्फ सर्विसेज से हो सकती
सकती है, गुड्स कवर नहीं है। गुड्स के केस में एक्चुअल सप्लायर को ही टैक्स पे करना होगा। फ्लिपकार्ट के केस में एक्चुअल सप्लायर को, मिंत्रा के केस में एक्चुअल सप्लायर को। सिर्फ सर्विस, और वो भी कौन सी, नोटिफाइड हो तो ईसीओ पे करेगा। अब वो कौन सी है आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, गाड़ी को हायर पे लेने की सर्विस नहीं, ठीक है ना। टैक्सी आपने हायर पे ले ली, रेंट पे ले ली, वो सर्विस नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिडो हो गया है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, ये गाड़ी हायर पे नहीं देते हैं, किराए पे नहीं देते, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ठीक है ना, एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे ड्रॉप करने की क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। ओके, तो क्या हो गया, रेडियो टैक्सी, इनके क्या होता है, जीपीएस जीपीआरएस लगा हुआ होता है। ओके, इनके ऑटो में भी लगा हुआ होता है, जीएसटी लगता है उसके ऊपर। मोटर कैब, मोटर कैब का मतलब आप छोटी गाड़ी समझ लीजिए अप टू 6 पैसेंजर वाली। मैक्सी कैब का मतलब है 6 से बड़ी, इनोवा समझ लीजिए 12 पैसेंजर तक की। मोटरसाइकिल भी चलती है ओला उबर के अंदर। ओमनी बस है। जब ये सप्लाई अगर कोई ड्राइवर सप्लायर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस ओला उबर के थ्रू देगा, किसके थ्रू देगा, ओला उबर के थ्रू देगा, तो वहां पर उस ड्राइवर को जीएसटी नहीं देना, उनके बिहाफ पे कौन देगा, ओला उबर क्या करेगा, जीएसटी जमा कराएगा। इनवॉइस भी कौन करेगा, ओला उबर करेगा, ठीक है। और आपको बता दूं ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर पे 5% जीएसटी है, 2.5% सीजीएसटी और 2.5% कौन सा, एसजीएसटी। और ओला उबर जो अपनी फीस लेता है, ठीक है, अपनी फीस जो क्या करता है, लेता है ना, उस पे 18% जीएसटी लगता है। और हमसे जो अमाउंट लेते हैं ना, दोनों अमाउंट लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का भी लेते हैं, ठीक है, और जो इन्होंने ये वाली सर्विस दी है बुक करनी, ये सर्विस भी है, तो इस पे आप कभी इनवॉइस देखिए तो 2 इनवॉइस मिलेगी, एक पे 5% जीएसटी होगा और एक पे 18% जीएसटी होगा। और दोनों जीएसटी कौन जमा कराएगा, ओला उबर है। जब आप ओला उबर के थ्रू ऑटो बाइक हाँ ऑटो हो गया, बाइक हो गई है, मतलब मोटरसाइकिल, ये जब बुक करते हो ना जीएसटी लगता है, आप बिल देख लीजिएगा, ठीक है। ओमनी बस जैसे अर्बेनिया हो गई है, ट्रैवलर हो गई है। बस इसमें एक विशेष बात समझ लीजिएगा, अगर जो बस है, बस अगर आपने ओला उबर के थ्रू क्या करी है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस प्रोवाइड करी है, अगर किसी ने प्रोवाइड करी है, ठीक है, तो उस केस में ओला उबर पे नहीं करेगा। कब, एक्सेप्ट जब सप्लायर इज ए क्या हो, कंपनी हो। ओनली किसकी बात कर रहा हूं, बस मतलब ट्रैवलर अर्बेनिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर सप्लायर कौन है, कंपनी है, तब तो ओला उबर पे नहीं करेगा, और अगर सप्लायर कंपनी नहीं है तो फिर ओला उबर ही क्या करेगा, पे करेगा। और कौन सी नोटिफाइड है, नोटिफाइड है हमारे कौन से, अकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड करना। अकोमोडेशन का मतलब है बैंक्वेट हॉल नहीं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं, ठीक है, होटल का मैरिज गार्डन नहीं। अकोमोडेशन का मतलब है फॉर लॉजिंग पर्पस के लिए, रेसिडेंशियल लॉजिंग पर्पस के लिए। रूम आपने बुक करा, यात्रा के थ्रू करा, मेक माई ट्रिप के थ्रू करा, ओयो के थ्रू करा, गो आईबीबो के थ्रू करा, अगोडा के थ्रू करा, किसी के भी थ्रू करा है, तो फिर कौन पे करेगा, ये अगोडा, यात्रा, मेक माई ट्रिप पे करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट वो पे नहीं करेंगे, होटल वाले को ही पे करना पड़ेगा। अगर सप्लायर जो है सच सर्विस का, जो एक्चुअल होटल वाला है, अगर वो खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, अगर उसका खुद का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो गया, मान लो थ्रेशोल्ड कराने की लिमिट 20 लाख या कुछ स्टेट में 10 लाख होती है, अगर इससे ज्यादा है, फिर उस केस में खुद होटल वाले को जीएसटी जमा कराना होगा। और अगर उस होटल वाले का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो यात्रा, मेक माई ट्रिप, जिस ऐप के थ्रू क्या करी है उस होटल ने, अकोमोडेशन की सर्विस दी है, ठीक है, लॉजिंग पर्पस के लिए दी है, तो फिर वो क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस केस में, ओला उबर के केस में, अगर सप्लायर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा भी है, अगर ज्यादा भी है, तो भी क्या करेगा, ड्राइवर सप्लायर पे नहीं करेगा। इस केस में तो ऑलवेज ओला उबर ही पे करेगा। लेकिन यात्रा के केस में अगर होटल वाले का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हुआ, तो फिर खुद होटल एक्चुअल सप्लायर क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। टोटल हमारे पास में 4 नोटिफाइड है, 2 हमने कवर कर ली। एग्जांपल ओला उबर हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। तीसरा एग्जांपल है अर्बन कंपनी। अगर आप किसी ईसीओ ऐप, थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अगर हाउस कीपिंग की सर्विस दे रहे हैं, हाउस कीपिंग की आप सर्विस क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसके थ्रू प्लम्बर होता है, ठीक है, ब्यूटी सर्विस भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कारपेंटरिंग, इलेक्ट्रिशियन, ये सब हाउस कीपिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कौन पे करेगा, अर्बन कंपनी, ठीक है ना। अर्बन कंपनी क्या करेगी, पे करेगी। ओके, जिसे आप पहले अर्बन क्लैब बोलते थे, वो क्या करेगी, पे करेगी। लेकिन एक्सेप्ट अर्बन कंपनी नहीं पे करेगी, प्लम्बर ही पे करेगा, कारपेंटर ही पे करेगा, इलेक्ट्रिशियन ही क्या करेगा, पे करेगा। अगर उस एक्चुअल जो सप्लायर है, खुद जो एक्चुअल सप्लायर है उस सर्विस का, अगर वो खुद लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर उसका खुद का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट उसके ऊपर एप्लीकेबल है, मैक्सिमम केस में 20 लाख होती है, तो फिर उस केस में वो खुद एक्चुअल सप्लायर क्या करेगा, पे करेगा। लेकिन ध्यान रखना, ओला उबर के केस में एक्चुअल सप्लायर कभी नहीं करेगा, ऑलवेज ओला उबर ही क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। और लास्ट हमारे लिए है, ठीक है, वो कौन सा है, ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया है। रेस्टोरेंट की सर्विस अगर आप ज़ोमैटो, स्विगी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, तो ज़ोमैटो, स्विगी को ही जीएसटी क्या करना है, पे करना है, ऑलवेज उसको ही पे करना है। इवन अगर होटल वाले का, रेस्टोरेंट वाले का, रेस्ट्रो बोलते हैं, रेस्ट्रो का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा भी है, तो भी उसी को पे करना है। तो ओला उबर के केस में भी
ओला उबर को ही पे करना है और स्विगी जोमेटो के केस में भी उसी को ही क्या करना है, पे करना है, ऑलवेज उसी को पे करना है। लेकिन अगर ये रेस्टोरेंट जो है अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में हो, अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस हो, तो फिर जोमेटो और स्विगी क्या करेगा, पे करेगा। अगर वो रेस्टोरेंट कहां सिचुएटेड है, अदर देन किस पे, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अब ये स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में हुआ तो खुद रेस्टोरेंट वाले को पे करना पड़ेगा। और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है, मतलब ऐसा रेस्टोरेंट जो कहां पर है, ऐसी जगह है जो होटल अकोमोडेशन की सर्विस देते हैं। मतलब होटल के अंदर कोई रेस्टोरेंट है, होटल के अंदर रेस्टोरेंट है, और ऐसा होटल जिसके अंदर ऐसा कोई क्या हो, रूम हो जिसकी डिक्लेयर्ड टैरिफ, जिसकी क्या है, डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट अकोमोडेशन की, एक भी यूनिट अकोमोडेशन की अगर 7,500 रुपए पर डे से ज्यादा है, अगर एक भी रूम की टैरिफ, एक यूनिट टैरिफ की, अगर एक भी यूनिट टैरिफ अकोमोडेशन की पर रूम पर डे 7,500 रुपए से ज्यादा है, और उस होटल के अंदर अगर कोई रेस्टोरेंट है, तो फिर उस केस में जोमेटो स्विगी क्या नहीं करेगा, पे नहीं करेगा, खुद को ही पे करना पड़ेगा। मतलब एग्जांपल रेस्टोरेंट जो कहां पर हो गए, ताज होटल में हो गए, ललित में, मेरियट के अंदर जो हो गए हैं, एल्स उसके अलावा कोई भी रेस्टोरेंट है जो जोमेटो स्विगी के थ्रू क्या करेगा, सप्लाई ऑफ अपनी फूड सर्विस करेगा, ठीक है, तो फिर उस केस में जोमेटो स्विगी ही क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है। और अगर ये रेस्टोरेंट कहां पर हुआ, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में हुआ, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब ऐसी होटल जो रूम अकोमोडेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें अगर एक भी यूनिट अकोमोडेशन पर रूम पर डे 7,500 रुपए से ज्यादा हुआ, तो फिर उस केस में वो रेस्टोरेंट ही क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन था, सेक्शन 9, सेक्शन 5 CGST एक्ट, और कौन सा है, SGST क्या है, एक्ट है, ठीक है। ये हमने यहां पर क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आप स्टडी मटेरियल के अंदर देखेंगे तो स्टडी मटेरियल में ये चैप्टर बहुत ही सारे पेजेस में दिया, बहुत ज्यादा पेजेस में दिया है। हालांकि उसके अंदर RCM भी दिया है, ठीक है ना, RCM भी क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। और अपने लिए मेरे ख्याल से ये शायद 6 पेजेस का था और RCM भी 6 पेजेस का ही है। तो आप अराउंड मान लीजिए 15 पेजेस में हमारा पूरा कवर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये चार्जिंग सेक्शन तो मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा पेजेस के अंदर स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। ओके, तो अब आपका बनता है कि इसको आप खुद से क्या करें, रीड करें, खुद से रीड करें, ठीक है, खुद से रीड करें। अगर गाड़ी चलानी सीखनी है तो सिर्फ देख देख के नहीं सीख सकते, खुद को भी क्या करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। ओके, तो अगर एग्जाम में बहुत शानदार मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ सुनने से नहीं, खुद से भी एक बार रीड करना पड़ेगा। कम टाइम में करो लेकिन एक बार खुद से जरूर, इमीडिएटली, ठीक है, टॉपिक खत्म होते ही जितना भी पढ़ा उतना बिल्कुल क्या कर लेना चाहिए, रीड कर लेना चाहिए, सो दैट जिस नोट से हम पढ़ रहे हैं उस नोट से आप भी क्या हो, फेमिलियर हो जाए।